अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बेटा फ़िज़िक्स के आज के लेक्चर के अंदर जो है हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव जैसे कल हमने डिफ़ाइन की थी कि ऐसी वेव जिसको प्रोपगेट करने के लिए या जिसको ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम के बगैर वो वेव्स जो है आगे मूव नहीं कर सकती। तो जो है ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। आज हम मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं, एक को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं और दूसरी को ट्रांसफ़र वेव्स कहते हैं। आप जो ये वाली जो इसके जो हेडिंग के नीचे थ्योरी है इसको आपने समझना है, याद नहीं करना। इसको आपने सिर्फ समझने के लिए 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। वैसे मैं इसको आपके लिए जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव्स, यानी कि जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की मीडियम के अंदर और वेव की जो उसके अंदर मूव करने की डायरेक्शन है उसके हिसाब से वेव मैकेनिकल वेव्स जो हैं मैकेनिकल वेव्स में भी क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल आर ट्रांसफ़र वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसफ़र वेव्स के तौर पर कैटेगराइज किया गया है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को फर्स्ट डिस्कस करेंगे। Longitudinal waves can be produced on a spring placed on a smooth floor or long bench। स्प्रिंग के साथ इसने ब्रैकेट में स्लंकी लिखा है, तो इधर हम जो है स्प्रिंग को स्लंकी भी वर्ड जो है सिमिलर मीनिंग के अंदर आता है स्प्रिंग के ही। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है एक स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो सकती हैं जिसको हमने फर्श या किसी बेंच के ऊपर रखा हो। फिक्स वन एंड ऑफ द स्लंकी विद अ रिजिड सपोर्ट एंड होल्ड अदर एंड इनटू योर हैंड। जैसे ये डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि हमने एक स्प्रिंग जो है उसको एक साइड को सपोर्ट के साथ बांध दिया, दूसरी साइड को हमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। रिजिड सपोर्ट से मुराद जो ऐसे कि कोई दीवार है या कोई ऐसा जो सरफेस जो कि मूव ना कर सके अपनी जगह पर, रिजिड रहे, स्टिल रहे। नेक्स्ट, फिक्स वन एंड ऑफ द स्लंकी विद द रिजिड सपोर्ट एंड होल्ड द अदर एंड इनटू योर हैंड। नो गिव इट रेगुलर पुश एंड पुल। अब आपने इसको लगातार एक जैसा जो है पुश और पुल करना है, आगे और पीछे इसको मूव करना है इस स्प्रिंग को। तो इसमें डायरेक्शन जो है वो वेव्स की फिर पैदा होगी। अब हम इसको डायग्राम के अंदर देखते हैं। जैसे अभी आपने जो फर्स्ट डायग्राम है इसके अंदर देखेंगे कि स्प्रिंग को बांधा, दूसरे साथ आपने हाथ से उसको पकड़ लिया। अब नेक्स्ट सेकंड के अंदर आपने उसको पुश किया जिसकी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि ये जो स्प्रिंग के लूप्स हैं, ये जो रिंग से नज़र आ रहे हैं इसको हम लूप्स कहेंगे। स्लंकी के जो लूप्स हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए। आहिस्ता आहिस्ता ये फिर आगे को मूव करेंगे। तीसरी जो इसके पार्ट है डायग्राम का उसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो लूप्स एक दूसरे के करीब करीब थे आगे वो अब जो उनका कंप्रेशन है वो आगे की तरफ मूव हो रहा है। अब जहाँ पर ये स्लंकी के जो लूप्स हैं या स्प्रिंग के जो लूप्स हैं एक दूसरे के पास पास होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे, यानी दूसरे अल्फाज में कहेंगे कंप्रेस होंगे, तो उस रीजन को, उस जगह को हम कंप्रेशन कहते हैं। और जहाँ जहाँ पर ये एक दूसरे से दूर होते हैं, जैसे कि लास्ट डायग्राम के अंदर सेंटर में उसने रेयरफेक्शन लिखा हुआ है। जो रेयरफेक्शन का मतलब ये है कि मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से दूर दूर हैं। अब एक वो आपको सिंबल नज़र आ रही है, इस सिंबल को हम लेमडा पढ़ते हैं। ये जो है इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये वाला जो सिंबल जो है जिसको ये आपको एक कंप्रेशन से लाइन नेक्स्ट कंप्रेशन तक नज़र आ रही है, सेंटर में जो उल्टा वैसा आपको नज़र आ रहा है, ये लेमडा कहलाता है। बेटा ये लेमडा जो है वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम टर्म आगे डिफाइन करेंगे जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ का मतलब होता है कि स्प्रिंग के एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक या एक रेयरफेक्शन से अगले रेयरफेक्शन तक जितना डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना जो है वो आपका फासला होगा उसको हम वेवलेंथ कहेंगे। तो यहाँ पर जो है हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, तो स्प्रिंग के अंदर एक लूप्स की जहाँ पर एक दूसरे के करीब करीब हैं वहाँ पर कंप्रेशन, और सेंटर में जहाँ पर लूप्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं वहाँ पर रेयरफेक्शन। तो एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक या एक रेयरफेक्शन से अगले रेयरफेक्शन तक जितना डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ का जो सिंबल जो उल्टा वाई नज़र आ रहा है इसको लेमडा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? लेमडा।
अब हम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की डेफिनेशन करेंगे। A series of disturbance in the form of waves will start moving along the length of Solanki। ये सीरीज ऑफ वेव्स जो है वो पैदा होती है जो कि सोलंकी के साथ साथ आगे को जो उसकी लेंथ में मूव करती है। कंप्रेशन जो है आगे अपना कंप्रेस, जैसे बेटा आपने जो है तो 9th क्लास के अंदर हीट ट्रांसफ़र का एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें आपने देखा था कि हीट जो है कंडक्ट हो रही है, कंडक्शन है जिसके अंदर हीट एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी हीट देता है, फिर दूसरा तीसरे को। इसी तरीके से स्टार्ट से लेकर एंड तक जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी हीट अगले को ट्रांसफ़र करते जाते हैं लेकिन अपनी जगह चेंज नहीं करते। ऐसे ही इसमें वेव की फॉर्म के अंदर क्या होता है कि जो कंप्रेशन है वो ये अगले लूप्स जो हैं अगले से अगले लूप्स को ट्रांसफ़र करते जाते हैं लेकिन वो अपनी जगह को चेंज नहीं करते। तो कंप्रेशन में लूप्स के जो हैं इसके स्प्रिंग के लूप्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। आपने बेटा जब कंप्रेशन की डेफिनेशन पेपर में आ जाए कि डिफ़ाइन कंप्रेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या मैकेनिकल वेव्स, तो वहाँ पर ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी। वहाँ पर जो डेफिनेशन लिखनी है वो मैं आपको बोल देता हूँ। इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो इसके अंदर जो है वो कंप्रेशन की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन आपने बनानी है वो बन जाएगी। कंप्रेशन वेयर द लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर क्लोज टूगेदर। कंप्रेशन वो रीजन, अब आपने इसकी जो डेफिनेशन करनी है वो ये लिखेंगे, कंप्रेशन ऑफ द वेव वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर क्लोज टू ईच अदर। जिसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लिखेंगे मैं फिर बोलता हूँ, द रीजन ऑफ द वेव वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर क्लोज टूगेदर या क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड कंप्रेशन। अब दूसरा रेयरफेक्शन की डेफिनेशन में आप लिखेंगे, द रीजन वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। क्या डेफिनेशन आएगी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की? जो यहाँ पर दी हुई है ये सिर्फ स्प्रिंग के लिए या स्लंकी के लिए डेफिनेशन है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो वाटर के अंदर भी क्रिएट होती हैं, साउंड के अंदर भी क्रिएट होती हैं। तो इसलिए सिर्फ इसी के साथ उसकी जो डेफिनेशन करना कि स्प्रिंग या स्लंकी के साथ, तो वो उसके एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बनेगी। कंप्रेशन की आपने जो डेफिनेशन मैंने बोली यही आपने करनी है। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, द रीजन ऑफ वेव्स वेयर द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर क्लोज टूगेदर या क्लोज टू ईच अदर आर कॉल्ड कंप्रेशन। और दूसरे जो रेयरफेक्शन की डेफिनेशन आप करेंगे, द रीजन ऑफ वेव्स वेयर द पार्टिकल ऑफ मीडियम आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर या अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। तो बेटा अगर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की डेफिनेशन आपको आए तो वहाँ पर आपने पार्टिकल और मीडियम का वर्ड यूज़ करना है। अब नीचे इसकी जो है ये डेफिनेशन यहाँ पर इसने बनाई भी हुई है, इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टुगेदर वाइल इन द रीजन ऑफ रेयरफेक्शन पार्टिकल ऑफ मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट। आप चाहें तो यहाँ से भी ये डेफिनेशन कर सकते हैं, इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर क्लोज टू गैदर को, जो रीजन जहाँ पर पार्टिकल और मीडियम एक दूसरे के क्लोज़र होंगे वहाँ पर जो है कंप्रेशन होगा, और जहाँ पर पार्टिकल ऑफ मीडियम एक दूसरे से दूर होंगे, जैसे कि ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, जहाँ पर लूप्स करीब करीब हैं उसको हमने कंप्रेशन कहा है, और जहाँ पर ये लूप्स एक दूसरे से दूर दूर हैं उसको हमने रेयरफेक्शन कहा है। आगे जो है वेवलेंथ की डेफिनेशन आ जाएगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो लगातार आने वाले कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ जो है इसको हम लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन वैसे मैंने वर्बली आपको पहले भी बताई है, तो ये यहाँ से आप डेफिनेशन कर लेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ। The compression and rarefaction move back and forth along the direction of motion of the wave. Such a wave is called longitudinal wave. जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है ये आगे और पीछे डायरेक्शन ऑफ, अब वेव आगे को मूव कर रही है लेकिन पार्टिकल और मीडियम आगे और पीछे को मूव कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो वेव क्रिएट होती है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का नाम देते हैं। अब यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन आ जाएगी, in longitudinal waves, the particle of the medium move back and forth along the direction of propagation of wave. लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर पार्टिकल मीडियम के हैं वो वेव की डायरेक्शन के साथ आगे और पीछे मूव करते हैं।
यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही है, मीडियम के पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन के अंदर आगे और पीछे मूव करेंगे, तो ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे। फिर से समझा देता हूँ कि मैकेनिकल वेव्स जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के अंदर के जिस सिमत में वेव ट्रैवल कर रही है उसी सिमत में आगे और पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं, तो उसको हम जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट बेटा हम जो है ट्रांसफ़र वेव्स को डिस्कस करेंगे। वैसे ही आपने ये जो थ्योरी इसके नीचे दी है इसको सिर्फ पढ़ लेना है, इसको याद करने की या रिवाइज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने इसको 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि जो डेफिनेशन हम आगे पढ़ें तो वो आपको समझ आ जाए। इसकी जो है वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसफ़र वेव्स विद द हेल्प ऑफ अ स्लंकी। अब हम इस ऐसे ही स्लंकी की मदद से ट्रांसफ़र वेव्स भी पैदा कर सकते हैं। स्ट्रेच आउट अ स्लंकी अलोंग अ स्मूथ फ्लोर विद वन एंड फिक्स्ड, ग्रास्प द अदर एंड ऑफ द स्लंकी एंड मूव इट अप एंड डाउन क्विकली। अब जो है डायग्राम नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो आपको नज़र यहाँ पर आएगी। ये बेटा डायग्राम जो है ट्रांसफ़र वेव्स को रिप्रेजेंट करती है। मैं आपको इसको जो है इधर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने एक स्प्रिंग को दीवार के साथ बांधा, अब आप अपने हाथ को पहले पुश और पुल कर रहे थे, अब आप अप एंड डाउन करेंगे तो इस तरह की जो वेव्स जो हैं वो उसके अंदर क्रिएट होंगी स्लंकी के अंदर। अब यहाँ पर जो है 2-3 नई टर्म्स आएंगी जिसको हम क्रस्ट और ट्रफ का नाम देते हैं। वेवलेंथ का नाम जो है क्रस्ट और ट्रफ के साथ अब जो है वेवलेंथ की डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। अब स्प्रिंग के जो वो पार्टिकल जो आपको वेव की जो स्ट्रेट वेव्स है उससे ऊपर नज़र आते हैं उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो वेव से नीचे आ जाते हैं उनको हम ट्रफ कहते हैं। ये मैंने क्रस्ट और ट्रफ का थोड़ा सा आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो स्प्रिंग के या मीडियम कोई भी मीडियम हो जिसके अंदर जो है आपकी मैकेनिकल वेव्स क्रिएट हो रही हैं, तो अगर उसके पार्टिकल जो हैं आम उसकी हालत से ऊपर होंगे तो उस पोजीशन को क्रस्ट कहेंगे, और अगर पार्टिकल जब आम हालत से नीचे की तरफ जाएंगे तो उस पोजीशन को हम ट्रफ का नाम देते हैं। तो इसको अगर हम डिस्कस करें, ग्रास्प द अदर एंड ऑफ द स्लंकी एंड मूव इट अप एंड डाउन, दूसरा जो उसका स्प्रिंग का हाथ सिरा है अपने हाथ में पकड़ें और उसको ऊपर और नीचे मूव करें। A wave in the form of alternate crust and trough will start traveling towards the fixed end। अल्टरनेटिंग का मतलब एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। तो आपको एक क्रस्ट और ट्रफ के साथ जो है अल्टरनेटिव क्रस्ट और ट्रफ के साथ एक वेव आगे को जाती हुई नज़र आएगी। द क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट वाइल द ट्रफ आर द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन। यहाँ से आपने क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन याद करनी है, ये भी पेपर में 2 नंबर के लिए आ जाती है। क्रस्ट की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मीडियम व्हेन द वेव मूव थ्रू इट, while the trough are the lowest point of the particle of the medium from the mean position। तो हाईएस्ट पॉइंट जो मीन पोजीशन से होगा उसको हम क्रस्ट का नाम देंगे, और जो लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा उसको हम ट्रफ का नाम देंगे। अब यहाँ पर जो है क्योंकि ट्रांसफ़र वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों जो है मैकेनिकल वेव की टाइप है, तो वहाँ पर वेवलेंथ की डेफिनेशन जो है हमने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से की थी। अब यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन नज़र नहीं आ रहा आपको, यहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ है। तो इधर जो हम डेफिनेशन जो है ट्रांसफ़र वेव्स की वो विद द हेल्प ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ करेंगे। वहाँ पर जो क्रस्ट कंप्रेशन था उससे मुराद अब यहाँ पर क्रस्ट आ रहा है, और जहाँ वहाँ पर जो रेयरफेक्शन था उसकी जगह पर अब यहाँ पर हम ट्रफ यूज़ करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। दो लगातार आने वाले क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो लास्ट लाइन है इस पेज के ऊपर, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। दो लगातार आने वाले क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो फ़र्क है, दो क्रस्ट ले लें या दो फिर ट्रफ ले लें, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, एक क्रस्ट पे इधर है आगे है जहाँ पर क्रस्ट लिखा हुआ, और एक दूसरा उससे आगे है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ को शो करता है। द क्रस्ट एंड ट्रफ मूव परिपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। अब वेव आगे को मूव कर रही है लेकिन क्रस्ट और ट्रफ ऊपर को मूव कर रहे हैं। अब वेव की डायरेक्शन के साथ ये 90 का एंगल बना रहे हैं और परिपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं कि वेव्स का जो है वो वेव की मोशन आगे की तरफ है, और क्रस्ट और ट्रफ की मोशन जो है वेव की मोशन के परिपेंडिकुलर है, यानी अप एंड डाउन है। तो क्रस्ट और ट्रफ की जो मोशन है वो वेव की मोशन के जो परिपेंडिकुलर है। तो इससे फिर जो ट्रांसफ़र वेव की डेफिनेशन आपके पास बनेगी
In the case of transfer wave, the vibratory motion of particle of the medium is perpendicular to the direction of propagation of waves. कि ट्रांसफ़र वेव्स के अंदर जो वाइब्रेटरी मोशन है पार्टिकल ऑफ मीडियम की, वो वेव की डायरेक्शन के परिपेंडिकुलर है। दो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफ़र वेव्स में मेजर डिफरेंस ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो डायरेक्शन जो है वेव की है, मीडियम के पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र वेव्स में ये होता है कि जो वेव जो है जिस डायरेक्शन में मूव करती है, मीडियम के पार्टिकल उसके परिपेंडिकुलर मूव करते हैं। जैसे कि डायग्राम में देखें, वेव आगे को जा रही है लेकिन मीडियम के पार्टिकल ऊपर और नीचे जो है वो मूव कर रहे हैं। अगर हम जो है इस डायग्राम को देखें तो जो वेव आगे को मूव कर रही है तो मीडियम के पार्टिकल्स भी आगे और पीछे को उसी की डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। लेकिन इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र वेव्स, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं ये आगे पीछे को मूव नहीं कर रहे, ये ऊपर और नीचे को मूव कर रहे हैं। वेव के जो है डायरेक्शन आगे की तरफ है और मीडियम के पार्टिकल उसके साथ जो है परिपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, यानी 90 के एंगल बना रहे हैं। तो वेव्स, ट्रांसफ़र वेव्स की जो टाइप्स हैं, इसमें वाटर वेव्स आ जाता है, लाइट वेव्स आ जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं ट्रांसफ़र वेव्स की। तो जो आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस किया था, इसमें आपकी स्प्रिंग वेव, साउंड वेव्स, और दूसरा जो है आपकी जो है ये सलंकी के अंदर जो वेव्स पैदा हो रही हैं, ये इसकी टाइप्स हैं। आप साइड बार के अंदर जो है इन फॉर योर इन्फॉर्मेशन इसको भी देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव फास्टर थ्रू सॉलिड देन थ्रू गैसेज आर लिक्विड। एमसीक्यूज़ के अंदर ये आ सकता है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं ये सॉलिड और जिनमें गैसेज और लिक्विड से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से मूव करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स सॉलिड में ज़्यादा स्पीड से मूव करती हैं एज़ कम्पेयर टू गैस एंड लिक्विड। ट्रांसफ़र वेव्स मूव थ्रू सॉलिड एट अ स्पीड ऑफ लेस देन हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब जितनी रफ्तार से लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड के अंदर मूव करती हैं, ट्रांसफ़र वेव्स उससे आधी रफ्तार के अंदर जो है सॉलिड के अंदर मूव करेंगी। It is because the restoring force exerted during this up and down motion of particle of the medium is less than the restoring force exerted by a back and forth motion of particle of the medium in case of longitudinal waves। अब longitudinal waves के अंदर जो medium के particle हैं वो आगे और पीछे मूव करते हैं, लेकिन ट्रांसफ़र वेव्स में वो ऊपर और नीचे मूव करते हैं। अब ऊपर और नीचे सॉलिड का मूव करना वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल है और उसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी कम आती है। तो इसलिए जब ट्रांसफ़र वेव्स किसी सॉलिड में से गुजरते हैं या गुजारी जाती हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है वो जो स्पीड जो है इसके अंदर वो उसकी मीडियम से ज़रा जो है आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उसकी जो स्पीड है सॉलिड के अंदर ट्रांसफ़र वेव से ज़्यादा होती है, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मोशन जो है वो ईजीली कर लेते हैं, लेकिन अप एंड डाउन मोशन करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर अगर हम देखें तो हमने जो है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव को डिस्कस किया। इसमें आपके पास 4 से 5 डेफिनेशन जो है वो आज के टॉपिक में है। सबसे पहले आपने कंप्रेशन की डेफिनेशन करनी है, दूसरे बाद रेयरफेक्शन की डेफिनेशन करनी है, और उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन करेंगे। आपने बस जो मैं बता रहा हूँ वही याद करना है, बाकी आपको समझाने के लिए इस टॉपिक के अंदर जो है वो आपने उसको समझने के लिए रिवाइज करना है। तो कंप्रेशन की डेफिनेशन, रेयरफेक्शन की डेफिनेशन, इसके बाद जो है वेवलेंथ की डेफिनेशन आप करेंगे, और वेवलेंथ की डेफिनेशन के बाद फिर आपके पास जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट जो है आपके पास लास्ट लाइन, जो फ्यू लाइंस हैं आपकी ऑलमोस्ट थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन के एंड से क्रस्ट की डेफिनेशन है और ट्रफ की डेफिनेशन है, और उसके बाद फिर आपके पास लास्ट वाली लाइन जो है ये वेवलेंथ की डेफिनेशन, और जो लास्ट डेफिनेशन आज के टॉपिक की है वो है आपकी ट्रांसफ़र वेव की डेफिनेशन। और बेटा जो है ये हमने जो एक साइड बार पढ़ी है ये भी इंटरेस्टिंग है आपके एमसीक्यूज़ के लिए, तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इस साइड बार को फिर एक बार समझा देता हूँ कि जो सॉलिड हैं उनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होती है गैसेस और लिक्विड की निस्बत, लेकिन जो ट्रांसफ़र वेव्स हैं उनकी रफ्तार जो है सॉलिड के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की रफ्तार है उससे आधी होती है, क्योंकि सॉलिड के लिए आगे और पीछे वाइब्रेट करना या सॉलिड के पार्टिकल्स का आगे और पीछे मूव करना इजी होता है, जबकि उसके मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर और नीचे आहिस्ता से मूव करते हैं या मूव करना मुश्किल होता है। और जो है इनकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर ज़्यादा होती है और ट्रांसफ़र वेव्स के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स
कब होती है। बेटा उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर अभी भी आज के लेक्चर में या पिछले किसी लेक्चर के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे।